अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं करण नाज। बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी मैं बड़ी शर्मिंदा हूं। अपने तमाम पाकिस्तानी मसीही बहन भाइयों से मैं शर्मिंदा हूं। जड़ावाला में क़यामत टूट पड़ी, सड़कों पर वहशत दंदनाती रही, हैवानियत इंसानियत पर हावी रही। शरपसंदों ने मजहब की आड़ में इबादत गाहों को निशाना बनाया, घरों को जलाया, जिंदगी भर के सरमाए को लूट लिया और रियासत हमेशा की तरह इस बार भी खामोश तमाशाई बनी रही। कानून के रखवाले कानून का निफाज करने के बजाय कानून का तमाशा बनते देखते रहे। मकामी अफराद के मुताबिक बुध की सुबह हालात उस वक्त बिगड़े जब 2 अफराद पर सिनेमा चौक में कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती और तौहीन आमेज़ कलमात कहने का इल्ज़ाम सामने आया। ये खबर जंगल में आग की तरह फैली। लोग सिनेमा चौक पर जमा होने लगे, दूर दराज और करीबी मसाजिद तक में ऐलानात होने लगे। मजीद शहरियों को चौक पर जमा होने के लिए बुलाया जाता रहा। वक्त गुजरता रहा और हुजूम बढ़ता रहा। डंडे, पत्थर, पेट्रोल, जिसके हाथ जो लगा वो ले आया। लेकिन इसके बावजूद पुलिस हरकत में नहीं आई। हुजूम को रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया। आंसू गैस, रबड़ की गोलियां, रुकावटें सब तो किसी और काम के लिए हैं। और फिर वही हुआ जिसका डर था। मुश्तइल हुजूम ने मसीही आबादी पर धावा बोल दिया। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तइल हुजूम ने 19 गिरजा घरों और मसीही इबादत गाहों को आग लगाई, 86 मकानात को नजर आतिश किया, उनमें तोड़ फोड़ की। सबसे ज्यादा नुकसान ईसा नगरी में हुआ, जहां 40 मकानात और 3 चर्च जलाए गए। वाकई की जो फुटेजेस सामने आ रही हैं उन्होंने दिल दहला दिए हैं। जो मकीन एक रात पहले तक सुकून के साथ अपने घरों में थे, वो बेसरो सामान और खौफ के आलम में खेतों में थे। बच्चे, बूढ़े, बड़े, हर किसी को अपनी जान का खौफ था। पुलिस ने अब तक 125 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया है। 600 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। IG पंजाब के मुताबिक कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती करने वाले 2 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यानी जिन्होंने ये काम किया वो पुलिस की तहवील में है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि पुलिस ये काम पहले करके हुजूम को रोक नहीं सकती थी क्या? यकीनन अभी तहकीकात होनी है। उन दोनों ने ये हरकत की है या नहीं इसका पता चलना है। लेकिन क्या पुलिस मामले की हसासियत को सामने रखते हुए मुल्जिमान की गिरफ्तारी का यकीन दिलाकर मुश्तइल हुजूम को मुंतशर नहीं कर सकती थी? दूसरी तरफ सवाल उनसे भी है जिन्होंने 2 अफराद की मुबैना हरकत की सजा दर्जनों खानदानों को दी है। क्या इस्लाम आपको इस बात की इजाजत देता है? जिस कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती के खिलाफ आपने ये अमल किया, वो कुरान पाक खुद अक़लियतों के बारे में क्या कहता है? उस कुरान करीम को हम तक पहुँचाने वाले रसूल खुदा मोहम्मद अरबी अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? वो खबरदार करते हैं हम मुसलमानों को कि जिसने किसी मुआहिद यानी गैर मुस्लिम पर जुल्म किया, उसका हक गस्ब किया, उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा तकलीफ दी या उसकी रज़ा के बगैर उससे कोई चीज़ ली, तो रोज़े क़यामत मैं उसकी तरफ से झगड़ूंगा। यानी रोज़े क़यामत उस मजलूम गैर मुस्लिम के वकील आपके और मेरे आका हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। जिस तरह रियासत मदीना में गैर मुस्लिमों को अहकामात इलाही के मुताबिक तमाम शहरी हुकूक फराहम किए थे, इसी तरह दस्तूर पाकिस्तान में भी गैर मुस्लिम अक़लियतों को मजहब, अक़ीदे और रंग व नस्ल के इम्तियाज़ के बगैर वो सारे हुकूक फराहम किए गए हैं। हज़रत क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 11 अगस्त 1947 को पहली दस्तूर साज असम्बली से अपने खिताब में क्या कहा था? अक़लियतों के शहरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान किया था। आपने फरमाया था कि आप किसी भी मजहब, फ़िरक़े, ज़ात या नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों, आज़ादी से अपने मंदिरों, गिरजा घरों या इबादत गाहों में जा सकते हैं, अपने इक़दार पर अमल कर सकते हैं। आप पर कोई कदगन नहीं है। क़ायद के उसूल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलते हुए उलमा कराम ने आगे बढ़कर मसीही बरादरी का हाथ थामा है। न सिर्फ वाक़ई की मजम्मत की है बल्कि उनसे माफ़ी भी तलब की है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। उम्मीद है कि इंसाफ हो। अगर तौहीन साबित हो तो उन्हें भी किसी खौफ या खुफिया दबाव की वजह से नहीं छोड़ा जाए और जिन्होंने किसी की सज़ा पूरे इलाके और इस मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हर शख्स को देने की कोशिश की है, उन्हें भी निशाने इबरत बना दिया जाए। जहांगीर खान मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। मेरे मेहमान वीडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि ताज़ा अपडेट्स इस हवाले से आ रही हैं तो मैं चाह रही हूँ कि पहले जहांगीर खान को अपने साथ शामिल करूँ। जहांगीर, ये इन्वेस्टिगेशन जो हुई है मुल्जिमान से, जो 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं, IG पंजाब से गालिबन इस सिलसिले में आपकी बात हुई है, ज़रा बताइएगा क्या इंकशाफात किए हैं उन्होंने? किरण, इस मामले की तफ्तीश जो है वो 2 पहलुओं पर इस वक्त की जा रही है। एक पहलू तो ये है
कि कुरान पाक की बेहरमती जो की गई उस पर भी तफ्तीश की जा रही है, और दूसरा पहलू जो मसीही आबादी को जलाया गया, चर्चेस को नजातिश किया गया, उस पर भी तफ्तीश की जा रही है। पुलिस का ये कहना है कि वाकये के जो दो मरकजी मुल्जिमान हैं, जहां से ये वाकया शुरू हुआ, उन दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और तफ्तीश में ये इंकशाफ हुआ है कि दोनों मुल्जिमान ने सोची समझी साजिश के तहत जो है ये वाकया जो है इसको किया। कुरान पाक की बेहरमती की गई और बैरून मुल्क फरार होने की उनकी तैयारियां मुकम्मल थी। कुछ ऐसे एविडेंसेस भी मिले हैं जिसमें शुबा ये जाहिर किया जा रहा है कि कोई बैरूनी हाथ मुलविस हो सकता है, लेकिन हतमी तौर पर अभी इसकी तस्दीक नहीं की जा सकती। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो बनाई गई है ताकि इस मामले की तफ्तीश की जा सके और हकायक को सामने लाया जा सके। दूसरा जो पहलू है जिसमें मसीही आबादी और गिरजाघरों को नुकसान पहुंचाया गया, उसमें पुलिस ने अब तक 130 से ज्यादा शरपसंदों को गिरफ्तार किया है, और 170 की शनाख्त जो है वो मोबाइल वीडियोस की मदद से जो तस्वीर हासिल की गई, नादरा को जो रिकॉर्ड भिजवाया गया। जहांगीर, पुलिस को ये सबूत मिल गए कि जो मरकजी मुल्जिमान हैं वो मुकम्मल तैयारी कर चुके थे बैरून मुल्क फरार होने की? जी बिल्कुल, ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि बैरून मुल्क के टिकट्स जो हैं वो उन्होंने कटवा लिए थे, और शनाख्ती कार्ड नंबर्स जो है वो अपने जाए वकुआ पर रखे गए, ताकि इसी तरह से ये जो फसादात हैं, जो शरपसंदी है, इसको हवा दी जा सके और बैरून मुल्क फरार होकर ये क्लेम किया जा सके कि पाकिस्तान में उनकी जान को खतरा है। अच्छा, और ये जो तैयारी इन्होंने की है, टिकट्स वगैरह परचेस कर लिए थे, ये जो सानेहा हुआ, इस सानेहे के बाद ये तैयारी की गई है या उससे पहले से ये मुकम्मल प्लानिंग थी? किरण, अब तक की जो तफ्तीश है उसके मुताबिक तो ये सारी प्लानिंग इस वाकये के रिपोर्ट होने से पहले ही मुकम्मल कर ली गई थी। पहले ही टिकट्स जो हैं वो तैयार किए जा चुके थे, बैरून मुल्क जाने की तैयारियां मुकम्मल थी, और उसके बाद मुल्जिम जो है दो भाई हैं, उन्होंने दानिस्ता तौर पर ये वाकया किया और उसी रास्तों से गुजरे जहां से क्लोज सर्किट कैमरास में उनके जो आने जाने की जो फुटेजेस हैं वो रिकॉर्ड हो सके, ताकि किसी तरह से जहांगीर ये भी बताइए कि क्या कुछ इस तरह की इत्तलात भी आपको आईजी साहब से मिली हैं कि इसकी जो प्लानिंग है वो सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं थी, वो मुख्तलिफ शहरों में भी जानी थी और मुल्तान में भी किसी पादरी के कत्ल की प्लानिंग हो रही थी? इज इट राइट? जी बिल्कुल, ऐसे एविडेंसेस भी मिले हैं, बल्कि आईजी साहब का ये क्लेम है, उनका ये कहना है कि ये वाकयात जड़ावाला से बाहर निकल कर दूसरे शहरों तक फैल चुके थे। फैसलाबाद में फसादात शुरू हो चुके थे, मुल्तान में पादरी को कत्ल करने की मनसूबाबंदी मुकम्मल की जा चुकी थी, मोटरवे पर कुछ शरपसंद जो है उनको रोक कर गिरफ्तार किया गया। इसी तरह से रावलपिंडी में भी फसादात के खदशात के पेश नजर कार्रवाई करके मुतादिद अफराद को हिरासत में लिया गया, और ये आग जो है दूसरे शहरों तक फैल चुकी थी। लेकिन पुलिस का जो रिस्पॉन्ड है, जिस पर के तनकीद भी की जा रही है, उसके हवाले से आईजी पंजाब का ये कहना था कि पुलिस 5 से 6 हजार जो लोग थे जो कि उस वक्त इश्तियाल में थे, उन पर अगर रिस्पॉन्ड करती तो मामले को मजीद खराब करने की सी बात थी। इसलिए रुककर इंतजार किया गया कि मामला जो है ये थोड़ा ठंडा हो जाए। जहांगीर, ये बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान हम तमाम के लिए न सिर्फ हम दिल गिरफ्तार हैं बल्कि हमारे लिए ये बाइस शर्मिंदगी भी है, बाइस तकलीफ भी है, लेकिन उसके साथ साथ जो मजीद ये इंकशाफात हो रहे हैं तो फिर तो पूरी ताकत और पूरी कुव्वत के साथ हमारे इदारों को चाहिए कि इसके ऊपर न सिर्फ तहकीक करें, तफ्तीश करें, बल्कि जो करार वाकई सजा है वो भी इनको मिलनी चाहिए, और बैरूनी हाथ अगर जो इन्वॉल्व हैं उन तक भी फिर हाथ डालना चाहिए, पता चलना चाहिए कि कौन है जो पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में साथ मौजूद थे हाफिज अब्दुल्ला साहब, मुझे प्रोग्राम में जो डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, हसन रजा पाशा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। इससे पहले कि प्रोग्राम के आज दीगर टॉपिक्स की तरफ जाऊँ जिसके लिए आप लोगों को स्पेशली मदऊ किया गया है, अब्दुल्ला साहब मैं चाहूँगी कि ज़रा पहले इस साने पर, इस वाक़े पर, यकीनन सब लोग तकलीफ में हैं और अब जो इंकशाफात हुए हैं तो अब तो पूरी क़ुव्वत के साथ इसके ऊपर मज़ीद तफ्तीश होनी चाहिए। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, वाक़या आज जैसे आपने फरमाया, वाक़या शर्मनाक भी है और अफसोसनाक भी है, और इससे न सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी हुई बल्कि इससे इस्लाम और मुसलमान की बदनामी हुई और पाकिस्तानी कौम की बदनामी हुई। देखिए, अगर फ़र्ज़ करे किसी ने कुरान की तौहीन की और बेहुरमती की, उसके ख़िलाफ़ तो कोई दूसरी राय नहीं है, वो कार्रवाई होनी चाहिए जो एक इबरत नाक कार्रवाई हो, ताकि आइंदा कोई कुरान की तौहीनी ना करे। रियासत और हुकूमत वो बेहुरमती कुरान की जो बैरूनी दुनिया मगरब यूरोप में होता रहा है, अभी 2-3 महीने के अंदर बार बार कल फिर कोशिश हुई है, और रियासत की सरपरस्ती में, जज की फैसले की रोशनी में, रियासती फोर्सेस की निगरानी में
मस्जिद के सामने कुरान को नज़र आतिश किया जाता है बैरूनी दुनिया में, यूरोप और मगरब में। यहाँ तक उनको सपोर्ट दिया जाता है कि वो कुरान की बेहुरमती करते हैं। हम उसके लिए रो रहे थे कि ये क्यों हो रहा है। आज पाकिस्तान में जड़ानवाला में ये बेहुरमती कुरान की हुई, लेकिन क्या उसकी रद्द-ए-अमल में जो शरपसंद अनासर ने जो फसाद बर्पा किया, जिसमें 19 कलीसिया या गिरजाघरों को या चर्चिस को जलाया गया और मसीही बरादरी की अमलाक को, उनके घरों को नज़र आतिश किया गया, मेरे ख़्याल में इसकी न इंसानियत इजाज़त देता है, न इस्लाम इजाज़त देता है, न हुकूमत इजाज़त देता है, न कानून इजाज़त देता है। अब रियासत की ज़िम्मेदारी और हुकूमत की ज़िम्मेदारी मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, पूरी कौम को भी मालूम है कि उसकी ज़िम्मेदारी क्या होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये पहली दफ़ा नहीं है, ये बार बार हो रहा है अक़लियतों के साथ। लेकिन क्या उन मुजरिमों को जो माजी में वो कर चुके हैं उनको इबरतनाक सज़ा मिली? नहीं मिली। अगर आप एक दो वाक़यात में उनको एक इबरतनाक सज़ा देते या जो कुरान की बेहुरमती करते हैं उन मुजरिमों और मुल्ज़िमों को इबरतनाक सज़ा देते, फिर कोई जुर्रत कर सकता था कि या कुरान की बेहुरमती करे या वो कलीसिया और गिरजाघरों को। बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हसन साहब, आप पाकिस्तान बार काउंसिल से हैं सर, आप ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से इस बात को बता सकते हैं। वो लोग भी जो इस तरह के जुर्म करते हैं और वो लोग भी मुजरिम हैं जो किसी के जुर्म की सज़ा बाकी पूरे मज़ाहिब के लोगों को, उनके ख़ानदानों को, उनके घरों को दे रहे होते हैं। तो सर ये वजह क्या है? कानून को हाथ में लेने की वजह क्या है? क्या कानून के ऊपर इतना भरोसा नहीं है लोगों को, या फिर यही वजह है कि हमने इससे पहले किसी को इबरत का निशान बनते हुए ही नहीं देखा, इसी वजह से जिसका जो दिल चाहता है वो कर लेता है? देखें, अभी प्रोग्राम के स्टार्ट में आपके नुमाइंदा जहांगीर ने जो दिल दहलान देने वाली बातें की, रियली बहुत अफसोस हुआ। इन डेप्थ में अगर देखा जाए तो ये पूरी सोसाइटी के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। आपको ये भी याद होगा कि कई दफ़ा आपने ये ख़बरें सुनी होगी कि एक डाकू ने कोई डकैती की कोशिश की, राजनी की कोशिश की, उसको वजूह ने पकड़ लिया और वहीं पे हिसाब चुका दिया, उसको मार दिया। कुछ हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त भी आ गई है, और दूसरी इसमें कोई शक नहीं है कि इस निज़ाम इंसाफ से भी एतमाद उठ गया। उसमें भी लूप होल्स हैं। हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं वो एविडेंस उस लेवल की कलेक्ट नहीं करते जो कि उनको करनी चाहिए। और जब केस कोर्ट में जाता है, चालान पेश होता है, रिपोर्ट एक 173 की पेश होती है, तो उसमें एविडेंस का मयार अच्छा नहीं होता। कमज़ोर प्रोसिक्यूशन की वजह से मामला बिगड़ जाता है। प्रोसिक्यूशन में नहीं कहूँगा, प्रोसिक्यूटर्स ने वही केस पुट अप करना है, वही एविडेंस पेश करनी है जो उनको तफ्तीशी ऑफिसर देता है। तो प्रोसिक्यूशन का भी कम असल है उस इदारे का जिसने सारी एविडेंस कलेक्ट करनी है और वो प्रोसिक्यूशन के लिए भेजना है। और अदालतें जो हैं वो फाइल से बाहर नहीं जा सकती। बाज़ औक़ात उनके ज़ाती नॉलेज में भी होता है कि ये जुर्म इस तरह हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन जब वो फ़ाइल देखते हैं तो फ़ाइल में उस मयार की एविडेंस नहीं होती कि जिस पे वो सज़ा दे सके। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, जो तफ्तीशी एजेंसीज़ हैं, उनको साइंटिफिक तरीके से तफ्तीश करने की जो है वो ट्रेनिंग होनी चाहिए। यही बात मैं आगे बढ़ाती हूँ। मुझे अगले टॉपिक की तरफ भी जाना है। फिरदौस साहिबा, मैं चाहूंगी कि आप भी अपना मुख्तसर कमेंट इसके ऊपर दीजिएगा। ये फिर मामला घूम फिर कर पुलिस के ऊपर ही आ गया है। पुलिस ही होती है जो सबसे पहला फर्स्ट काम उनका होता है, और यहाँ पर माहिर कानून भी वहीं पर एतराज उठा रहे हैं कि उनकी तरफ से इतनी नाअहली का मुजाहरा किया जाता है, इतनी ज्यादा कमजोर जो है वो तफ्तीश की जाती है कि उसके बाद जो मुल्जिमान, जो मुजरिमान होते हैं वो फिर छूट जाते हैं। इसी वजह से हम देखते हैं कि आज तक इबरत का निशान किसी को बनाया नहीं गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, सबसे पहले तो जो भी इस पूरे एपिसोड के अंदर वो फ़र्द है, वो कोई ग्रोह है, कोई जमात है, कोई टारगेटेड प्लांटेड बैरूनी हाथ है,
सबको ये कौम चाहती है कि कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाए, और इसकी ना सिर्फ हम मजम्मत करते हैं बल्कि ये हमारे पाकिस्तान के उस रियासत के माथे पे बदनमा दाग है। और इस धब्बे को धोने के लिए जहां हमारी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां हैं, वहाँ हमारे समाजी जिम्मेदारियां भी हैं। और तमाम सियासी जमातें जो हैं, अब वक्त आ गया है कि वो जहाँ पे इंटरफेथ हार्मनी पे अपने मैनिफेस्टो के अंदर हर हाल में बैनुल मज़ाहिब हम मांगी को प्रमोट करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, उन मज़ाहिब डिफरेंट मज़ाहब के जो हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं उनको एक कैथारसिस और एक वेंटिलेशन का प्लेटफॉर्म फ्राहम करें। जहां आप बात कर रही हैं रूल ऑफ लॉ की, जहां आप बात कर रही हैं पुलिस की, तो इंस्टीट्यूशनल गैप्स हैं हमारे जो रियासती इदारे हों या हुकूमती मशीनरी हो, वो कहीं ना कहीं उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि जहाँ जब ये ऐसा इशू आता है फिरदौस साहिबा, हम हमेशा यही बात करते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि हम इसको करेक्शन की तरफ लेकर ही नहीं जाते हैं, दुरुस्त करते ही नहीं है। ये कब होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब क्विकली मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रही हूँ। इलेक्शन के हवाले से गोलियां हो रही हैं। कल इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही अपना फैसला सुनाया है, तो अब तमाम लोग इस बात पर कंफ्यूज हैं कि इलेक्शन कब होंगे। अब जो वकला तंजीमें हैं उनकी जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, सियासी जमातों की तरफ से भी इस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि एक बड़ा स्टेक होल्डर थी पिछली हुकूमत में, उनकी तरफ से बड़े इत्मीनान का इज़हार किया जा रहा है। तो मेरे साथ सबसे पहले कुंवर दिलशाद साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूंगी। कुंवर दिलशाद साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो सर फरमाइएगा, इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल आ गया है सामने, और अब जो 14 दिसंबर के बाद मजीद कितना वक्त दरकार होगा, ये एक बड़ा सवाल होगा। इसी सवाल को मैं आगे लेकर बढ़ूंगी। हमदुल्ला साहब, इलेक्शन डिले होने पर तहरीक इंसाफ की तरफ से तो चले तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरा बड़े स्टेक था उनका, बड़े स्टेक होल्डर थे वो, उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इनफैक्ट वो तो अदालत जाने तक का उनकी जानिब से ऐलान किया जा रहा है। JUI का इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या मौक़िफ़ है आप लोगों का? देखिए किरण बीबी, बात यह है कि इलेक्शन का इनेकाद ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। दो ऑप्शन आपके पास थे आईनी, 60 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर। उस ऑप्शन को इख्तियार किया गया जिसकी रूह से 90 दिन के अंदर इंतखाबात का इनेकाद ज़रूरी है। लेकिन कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन करेगा। मसला वहाँ से रुकावट समझते हैं या इंतखाबात की इल्तिवा के हवाले से शुकूक और शुबहात पैदा हुए, ये उस वक्त जब ये कहा गया कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होंगे। CCI का जो इजलास हुआ उसमें जो फैसला हुआ उसके बाद हुआ। मैं उसी ये कि नई मरदमशुमारी या पुरानी मरदमशुमारी, CCI के इजलास की मंजूरी दी, नई मरदमशुमारी को नोटिफाई किया गया। कानूनी और आईनी माहिरीन ने कहा कि फिर आइन का आर्टिकल 51, 2 या 3 या 5 इस तरह का वो कहता है कि फिर आपको नई हल्का बंदियों की तरफ जाना है। जब आप वहाँ जाएंगे, वहाँ 4 महीने यानी 120 दिन की ज़रूरत है, तो फिर इलेक्शन में इल्तिवा और ताख़ीर हो सकता है। इस सूरत हाल को सामने रखकर तो इलेक्शन कमीशन ने भी जो ऐलान किया है कि हम अभी इलेक्शन नहीं कर सकते हैं। JUI मुतमईन है। हम ये चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि जिम्मेदारी मेरी नहीं है, इलेक्शन कमीशन का है। जहाँ तक आपने पीपल्स पार्टी की बात की, पीपल्स पार्टी जब CCI का इजलास हो रहा था तो उसमें पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी थी ना, सिंध के वज़ीर आला तो वहाँ थे। उनको ये पता था कि जब नई मरदमशुमारी को मैं नोटिफाई करूँगा तो इलेक्शन में इल्तिवा आ सकता है। तो उसी वक्त उनको वहाँ एहतजाज या स्टैंड लेना चाहिए था कि इससे तो इलेक्शन में इल्तिवा आएगा अगर आप ये मंजूरी देंगे। जी सर, पीपल्स पार्टी के तर्जुमान कह रहे हैं क्योंकि इससे हमने नई सीट्स की तरफ नहीं जाना है, तो ये कम वक्त में काम हो सकता है। मतलब ये तो देखें ना, इसकी वजाहत तो फिर इलेक्शन कमीशन ने देना होगा। अभी कुंवर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन गुजरे, वो अपनी राय आएगी, उसकी राय
वो वजाहत करेंगे कि इसमें 120 दिन। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें ना, मैं यही समझती है कि दुरुस्त है इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला, आप मुतमईन हैं इससे? मैं इलेक्शन कमीशन को जिस रुख पे वो जा रहा है कि वो कहते हैं कि 90 दिन में ये सब कुछ नहीं हो सकता है, मेरे लिए इतने वक्त दरकार है, तो फिर ठीक है, फिर मैं क्यों एतराज करूँ, जिम्मेदारी उसकी है और आइन भी यही कह रहा है। फिर वो 6 महीने बाद हो, वो 1 साल बाद हो, नहीं, ये गलत है, ये गलत है। इलेक्शन अगर फर्ज करे आपके लिए हल्का बंजियों के लिए या उसके लिए आपके पास 120 दिन की ज़रूरत है, तो आगे फिर आप कब इलेक्शन करेंगे? उन्होंने फरवरी की बात की है, तो आप फरवरी में करेंगे इलेक्शन या नहीं करेंगे? तो फरवरी में तो फिर होना चाहिए इलेक्शन। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि साल 2 साल 3 साल की बात नहीं है, आपके पास जो जवाज है आईनी और कानूनी उसके हुदूद से नहीं निकलना। लेकिन सर ये 4 महीने में फिर लगता नहीं है ना पॉसिबिलिटी है, हसन साहब ये आपको पॉसिबिलिटी लगती है? 4 महीने तक तो वो हल्का बंदियों की बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर हल्का बंदियों के बाद फिर वोटर लिस्टों के बाद फिर वो उसके ऊपर एतराजात, फिर उसके ऊपर आगे मामला चलेंगे, तो ये 4 महीने 5 महीने का गेम तो लगता नहीं है सर? देखिए इसमें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। बड़ी आसानी से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि 120 दिन हमें दरकार हैं डिलिमिटेशन के लिए, लेकिन इसमें मामलात अदालतों में जाने हैं। डिलिमिटेशन से ज़रूरी नहीं है कि तमाम फरीक मुतमईन हो जाएं, सूबाई हल्के भी हैं, कौमी असम्बली के हल्के भी हैं, और जो बंदा ये समझता है जी मेरा ये हल्का यहाँ से काट दिया गया, 10,000 का मुझे नुकसान हो रहा है, तो उसने फिर बैठे नहीं रहना, उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी चैलेंज करना है। फिर अगर एग्रीव्ड होता है दोनों में से कोई, उसने हाई कोर्ट में जाना है और फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जाना है। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पे आप टाइम लिमिट नहीं कर सकते। मामलात अगर कोर्ट्स में या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो 120 डेज वाली कहाँ से आएगी? फिर दूसरी बात जो सबसे अहम है, अगर शेड्यूल के मुताबिक जाता है सर, आप कब तक होते हुए नजर आ रहे हैं? मुझे तो फिर ये आगे जाते हुए नजर आएंगे तकरीबन। ये मेरा ख्याल है कि फरवरी से भी आगे चले जाएंगे, जो कि गलत है। 90 दिन का, अब इनको देखें ना, मई में अगर सेंसस हो गया था तो नोटिफिकेशन करना था तो वो एंड ऑफ द मई कर देते। ये जो 2-3 महीने जो फालतू ज़ाया हो गए, इसमें वो कवर हो सकता था जिस तरह हुआ। सर देखें ना, ये जो CCI का फैसला हुआ है, ये फैसले की वजह से ये सारी अब सिचुएशन बन रही है। एक एतराज ये उठ रहा है कि उसके अंदर जो 2 वजीर आला बैठे हुए थे वो निगरां वजीर आला थे, वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं थे, तो उनके ऊपर एतराज उठ रहा है कि वो उस इजलास में बैठ सकते थे या नहीं बैठ सकते थे, वो मंजूरी दे सकते थे या नहीं दे सकते थे। कानूनी पहलू सर उसका मैं अर्ज करता हूँ कि वहाँ पे ये नहीं लिखा कि वो वजीर आला जो हैं वो मुंतखब शुदे हों, वजीर आला लफ्ज़ चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ है। तो अब जो असेंबली डिज़ाल्व होने के बाद जो सिस्टम वहाँ पे केयर टेकर्स का आया हुआ है और वो डे टू डे अफेयर्स उन मुतलका प्रोविंसेस के चला रहे हैं, तो फिर उन्होंने उस प्रोविंस को CCI में भी रिप्रेजेंट करना था और वो किया। और ये एतराज नहीं है। ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि ये एतराज़ बराए एतराज़ है, क्योंकि वो उस एनालॉजी को ले रहे हैं कि चूँकि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस नहीं हुए और 90 दिन के बाद जो पीरियड है ये गैर आइनी हुकूमतें हैं, लिहाजा वो नहीं बैठ सकते थे। तो मेरा इस पर रिजर्वेशन है कि वो बैठ सकते थे, चूँकि वो नुमाइंदगी कर रहे हैं और उस प्रोविंस के वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, वो चला रहे हैं। सही तो तमाम काम वो वज़ीर आला के कर रहे हैं, यानी ये एतराज बड़ा एतराज है। लेकिन इसके अलावा जो सिचुएशन है, आपको लगता है कि ये प्रोलॉन्ग करेगा, ये फरवरी तक भी आगे तक, इसीलिए हमने रिजर्वेशन शो जाहिर की है कि नहीं 90 दिन मींस 90 दिन और 90 दिन आपका लाएअमल आगे क्या होगा ये भी आपसे पूछूंगी, और फरदौस साहिबा से IPP का पॉइंट ऑफ व्यू पूछूंगी कि वो अब क्या समझते हैं, अगर इलेक्शंस हो रहे हैं, डिले की तरफ जा रहे हैं, तो वो मुतमईन है या फिर वो अपना कोई लाएअमल बना रहे हैं? एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर जो खुशामदीद कहती हूँ फरदौस आशिकावान साहिबा के लिए सवाल छोड़कर गई थी। अगर वो वापस आ जाती हैं तो हम दोबारा इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। हसन साहब, अब आप लोगों का लाएअमल क्या होगा आगे, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरह से सारे मामले को लेकर चलेंगे? देखें, हमारे जमहूरी इदारे हैं, इलेक्शंस के बाद हम लोग मुंतखब होके आते हैं और इसी पे बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के। तो वैसे तो हमारा जो जनरल हाउस का इजलास है पाकिस्तान बार काउंसिल का, वो 29 अगस्त को शेड्यूल है, लेकिन कि अर्जेंसी को देखते हुए होपफुली नेक्स्ट वीक में हम
पाकिस्तान के तमाम जो सूबाई बार काउंसिल्स हैं इंक्लूडिंग दी इस्लामाबाद बार काउंसिल उसकी मुंतखब क़यादत को इकट्ठा करेंगे तो उसके बाद कोई अमल बनाएंगे कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है सही। और कैसे हमने अपना ये मौक़िफ़ को करना है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन जो है वो 90 रोज़ के अंदर अंदर होने चाहिए। तो सर फिर उसके बाद ये डीलिमिटेशन वाला मामला है, फिर इसको साइड पे करना पड़ेगा। देखिए ये अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डीलिमिटेशन की तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जा रहा है तो वो सिर्फ वो जो सरहदें हैं जो बाउंड्रीज़ हैं उनके बारे में करेंगे, लेकिन जो सीट्स हैं उनमें ना वो कमी कर सकते हैं ना बेशी, चूँकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉक है जी। और कॉन्स्टिट्यूशन लॉक जो है वो सिर्फ उस वक्त ख़त्म हो सकता है जब 2/3 मेजॉरिटी होगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। तो हाउस तो है नहीं, वो तो हो नहीं पाएगी। तो सिर्फ ये बाउंड्रीज जो हैं उनको चेंज करना है। तो मेरा ख्याल है कि 120 डेज जो है वो ज़्यादा है। अगर ये इस्तेहकाक तो इलेक्शन कमीशन का है ना कि इलेक्शन कमीशन ने ही इलेक्शंस करवाने, तो ये जो उन्होंने फैसला किया है ये दुरुस्त नहीं है, कानूनी नहीं है। जो नई अमेंडमेंट आई है सेक्शन 57 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 उसमें तो ये इस्तेहकाक दे दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 48 है जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार दिया गया है कि वो इलेक्शन की डेट दे सकते हैं। तो जब इलेक्शन कमीशन जब आईने पाकिस्तान में एक चीज़ दर्ज है तो वो प्रिवेल करती है, ना कि एक सादा कानून उसकी कोई अमेंडमेंट वो करती है। आप इलेक्शन कमीशन के फैसले को क्या कह रहे हैं, इसको क्लियर करें। आप उसे गैर आईनी फैसला कह रहे हैं? नहीं, इलेक्शन कमीशन ने तो ये करना था जी, क्योंकि देखिए ये सारा प्रोसेस आप देखें ना डिले के साथ वो जो CCI की मीटिंग हुई और उन्होंने नोटिफाई कर दिया। तो जब नोटिफिकेशन हो गया तो इलेक्शन कमीशन ने ये काम करना था डीलिमिटेशन का। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि डीलिमिटेशन को अभी भी अगर विल हो और काम करना चाहते हो दिन रात एक करके, तो जहाँ पे 50 बंदे हैं वहाँ 100 बंदे करके तो वो मुमकिन है कि हो सके। सही, यही बात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी की जा रही है कि आप स्टाफ बढ़ाएं तो ये जल्द से जल्द हो सकता है। सर मुझे बताइएगा, पीपल्स पार्टी दावा ये कर रही है कि वो तो ऑन टाइम चाहते थे इलेक्शंस हो, यानी कि 60 डेज के अंदर हो, लेकिन इत्तेहादियों की वजह से और इत्तेहादियों के कहने पर ये 90 डेज पर मामला लेके गए। आप लोग इंतखाबात में सर मजीद वक्त क्यों चाहते हैं? देखिए हमने कब कहा, कभी आप मुझे बता दें कि JUI ने या PDM में शामिल जमातों ने कभी कहा हो कि हम इल्तिवा चाहते हैं या हम ताख़ीर चाहते हैं? हमने हमेशा कहा कि आईनी पोजीशन क्या है, या तो 60 दिन का है या 90 दिन का है। 60 दिन में इलेक्शन, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो हम उसके लिए भी तैयार हैं। वज़ीर आज़म साहब ने बगैर इत्तेहादियों को एतमाद में लिए क्या असेंबली डिसॉल्व कर दी और 90 दिन पर ले गए? बिल्कुल अगर इत्तेमाद में न लिया होता तो फिर उसके खिलाफ अपना तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा होता। यानी JUI पीपल्स पार्टी अगर अभी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है तो उस वक्त भी कर सकती थी। तो इसका मतलब ये है कि 12 से पहले 9 को जो डिज़ॉल्व करने का ऐलान किया इसमें तमाम जमातों की मुशावरत शामिल है। ये मुश्तरका फ़ैसला, ये एक पार्टी का फ़ैसला नहीं है। जहाँ तक आपने पीपल्स पार्टी की बात की, अब पीपल्स पार्टी कहते हैं कि हम तो बरवक्त असेंबली तहलील होना चाहते थे कि वो डिज़ॉल्व हो। सर आपको भी एतमाद में लिया गया, जो दीगर इत्तेहादी थे उनको भी एतमाद में लिया गया, और साबिक वज़ीर दाखिला ये कह रहे हैं कि इस सारे मामले पर एस्टेब्लिशमेंट को भी एतमाद में लिया गया है। किस मामले पर? ये इलेक्शंस को डिले करने में 90 डेज पे जाने के लिए। देखिए इसका जवाब तो वज़ीर दाखिला दे सकते हैं कि वज़ीर दाखिला कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को भी एतमाद में लिया गया। एस्टेब्लिशमेंट का इंतखाबात के साथ क्या ताल्लुक़ है? ठीक है ना, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। ये जवाब वो दे सकते हैं, वज़ीर दाखिला साहब दे सकते हैं। मैं वजाहत ये कर रहा हूँ कि मैं 60 दिन के अंदर हो या 90 दिन के अंदर हो हम इलेक्शन चाहते थे, लेकिन जब आपने CCI का आपका फैसला सामने आया, हुकूमत का फैसला सामने आया, फिर ये पैदा हुआ, ये रुकावट पैदा हो गई कि अब हमने नई हल्का बंदियों की तरफ जाना है। अब उसमें जैसे कि शाह साहब कहते हैं कि ये कम वक्त में भी हो सकता है, लेकिन कम वक्त में या 120 दिन में या 30 दिन में या 15 दिन में, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। ये तो इलेक्शन कमीशन अपनी कैपेसिटी को देके, अपनी हैसियत को देके, अपनी वजन को देके कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। बेशक 5 दिन में करे, 10 दिन में करे, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, न JUI को कोई इतराज़ है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन हाथ उठा के कहते हैं कि मैं 120 दिन के से पहले नहीं कर सकता हूँ, तो अब मैं क्या करूँ?
सही। तो काम तो इलेक्शन कमीशन ने करना है ना। अगर वो कहते हैं कि मैं 10 दिन में कर सकता हूँ, 15 दिन में, बिस्मिल्लाह करें, हमें कोई इतराज नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी हमें ये टाइम लग रहा है, यानी कि वो जो 4 महीने फिर उसके बाद जो आगे सारे मामला जाने, और तकरीबन ये भी बातें हो रही हैं कि ये 9 महीने और 1 साल की भी गेम हो सकती है, तो उस पर भी आपको कोई एतराज देखिए, नहीं होगा? आपके मुल्क में, कंफर्टेबल है? इस मुल्क में बहुत सी ऐसी पार्टियां, सबसे पहले पीपल्स पार्टी भी थी, उन्होंने कहा कि हम नए हल्का बंदियों की रोशनी में इलेक्शन चाहते हैं। MQM भी यह करता था, और ये जो नई पार्टी बनी है वो भी यही कहा, ये पार्टी कहती थी कि हम नए मरदमशुमारी की रोशनी में इलेक्शन चाहते हैं। तो आज अगर पुराने मरदमशुमारी पर फैसला होता तो फिर वहाँ से इतराज़ उठ जाती थी। जब नए मरदमशुमारी की बुनियाद पर हमें आगे जाना है तो फिर उसके लिए टाइम कितनी ज़रूरत है, टाइम की कितने वक्त दरकार है, ये वक्त का पैमाना कौन बता सकता है, इसका तयन और कौन कर सकता है? इलेक्शन कमीशन कर सकता है। तो लिहाजा जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मैं इस मुद्दत में ये सिलसिला तकमील तक पहुंचा सकता हूं, सर आइन में 90 रोज बताए हुए हैं ना, आइन भी कर सकता है। हाँ, क्या आइन भी कर सकता है? आइन में 90 रोज बताए हुए हैं ना सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप इससे देखें ना, आप मुझे बताइए, अगर इलेक्शन कमीशन का ये फैसला जो उन्होंने किया है गलत है, कानूनी और आईनी तौर पर गलत नहीं है। सवाल ये है कि 120 दिन क्यों? यानी फैसला ठीक है, अभी माहिर कानून बैठे उन्होंने कहा फैसला ठीक है, लेकिन ये तो 120 दिन से कम 20 दिन में भी हो सकता है। अगर 50 के बजाय 100 बंदे ये काम पे लगा दें, दिन रात काम पे लगा दें, ठीक है ना। अगर 20 दिन में वो कर सकते हैं तो कर ले, लेकिन ये जवाब, ये वजाहत इलेक्शन कमीशन ने देनी है। ठीक, मैं नहीं दे सकता। ठीक। अब हसन साहब ये फरमाइएगा सर, नून लीग की जानिब से अब ये दावा हो रहा है कि नवाज शरीफ के लिए जमानत मिल गई है, इलेक्शन के ऐलान पर वो वापस भी आ जाएंगे और बरी भी हो जाएंगे, तो ये इतना ही आसान और इतना ही सादा मामला है? मैं बिल्कुल इस बात की नफ़ी करूँगा। देखिए, कानून ने अपना रास्ता खुद लेना होता है। तो अगर तो ये सज़ा याफ्ता ना होते, सज़ा इनको ना हुई होती, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग कि वो सज़ा गलत है या सही है, मैं भी समझता हूँ कि वो पनामा लीक में केस में उनको अकामा पे सज़ा दी गई और वो कोई सज़ा मुनासिब नहीं थी और ये तरीका ठीक नहीं था। लेकिन लॉ ऑफ लैंड जो है उसको देखना है, सज़ा हो गई और उसकी अपील पेंडिंग है, और इन द मीन टाइम वो बीमारी की वजह से उनको बाहर जाना पड़ा। मामला वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से ख़त्म हुआ। उनको सरेंडर करना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा। उनकी जो अपील है उसके साथ एक एप्लीकेशन 426 CRPC वो फाइल होगी, जिसमें वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होगी। वो सज़ा सस्पेंड होगी तो फिर वो बाहर बेल आउट होंगे, बेल पे, चाहे वो 1 दिन लगे, चाहे वो 1 महीना लगे या 50 दिन, लेकिन इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ये प्रोसेस लाजमी होगा, इस तरह नहीं होगा। हाँ, अगर कोई सजा ना हुई होती, जस्ट बेल पे होते, आके सरेंडर करते, सेम डे उनकी बेल भी हो सकती। सर थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी कि हमदुल्ला साहब, ये जिस वक्त आप लोगों की हुकूमत थी, इत्तेहादी हुकूमत थी, तो उस वक्त तो हुकूमत की समझ लीजिए कि 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में वाला मामला था। लेकिन उसके फ़ौरन बाद जैसे ही ये जो PDM हुकूमत के दौर के 4 वाइट कॉलर मेगा करप्शन के केसेस थे, उसकी तहकीकात अब FIA ने शुरू कर दी है। LCs ना खोलने वाला मामला है, मुतासिरीन सैलाब को दी गई इमदाद में खुर्द-बुर्द का मामला है, मुफ्त आटा स्कीम में करप्शन है, मोटरवेज के लिए ज़मीन की खरीदारी के मामलात हैं, इसके खुर्द-बुर्द शामिल हैं। और साथ ही सर सुप्रीम कोर्ट में मरीम नवाज की जमानत मंसूख की दरखास्त और पैनामा का जो वो JIT का वॉल्यूम 10 था, अब उसको भी जारी करने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। तो नैब तरमीम केस पर चीफ जस्टिस रिटायरमेंट से पहले फैसला करने का इंदिया भी दे रहे हैं। सर ये क्या हुआ अचानक? देखिए, मेरे ख्याल में इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर किसी ने करप्शन की है, किसी ने डकैती की है, जिसने भी की है, वो तो शखाने की सूरत में हो, तहाइफ की सूरत में हो की हो, या फार्म फंडिंग केस में हो, या किसी और शक्ल में हो, या फ़र्ज़ करिए PDM की हुकूमत में किसी ने करप्शन की है, करे, एहतिसाब करे, कब किसने इनकार किया कि ना करे। लेकिन सवाल ये है कि जब हुकूमत थी फिर आप क्यों नहीं करते? उस वक्त आप क्यों सोए हुए थे? ये चीज़ लोग हुकूमत से इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ या किसी और के ख़िलाफ़ मोटरवे के लिए ज़मीन फलाना और सैलाब मुतासरीन के लिए जो फंड आया था उसमें अरबों रुपए करप्शन गपला हुआ है, तो इसका मतलब ये जो भी वज़ीर आज़म यहाँ आएगा
वज़ारत उज़्मा से फ़ारिग हो कि उसमें उसने जेल जाना होगा, फिर तो मेरे ख्याल में अनवारुल हक काकड़ भी तैयारी करे जेल जाने के लिए। हाँ, फिर तो उसने भी जेल जाना होगा, क्योंकि यहाँ भी जो भी वज़ीर बनेगा, जो भी वज़ीर आज़म बनेगा, उसने ज़रूर जेल जाना होगा। तो इसलिए अगर करप्शन की है उन्होंने, ठीक है, एहतिसाब करे। अगर आप साबित कर सके कि उन्होंने करप्शन की, इस 70 साल में 40 साल में तो हम देख रहे हैं 11 साल 14 साल तो असफ सरदारी जेल में रहा, खाकान अब्बासी को जेल में डाला गया, मियां नवाज शरीफ साहब को, मरियम को, कितने लोगों को आज तक एक पाई करप्शन साबित न कर सके। साबित कोई इदारा नहीं। कि हुकूमत जब होती है तो उस वक्त क्यों नहीं करते हैं? हाँ, मैं तो यही कह रहा हूँ। ये सारा सिलसिला क्या हुआ है सर? ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट आप नहीं समझते हैं कि मरियम नवाज साहिबा की जो जमानत मनसूख हुई है वो वाला मामला, फिर पनामा की JIT वॉल्यूम 10 उसके जारी करने के हवाले से, तो ये हुकूमत जाते ही हालात बदले हैं या बदले गए हैं? देखें, टाइमिंग तो पहले आप ये देखें कि रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट जी, उसको किस तरीके से असेंबली डिज़ाल्व होने के तीसरे दिन लगा के उड़ा दिया गया। फिर अभी जो ये नैब केस अमेंडमेंट केस आ गया, बाकी जो केसेस अगले हफ्ते पूरे आप देख लें कॉज लिस्ट, उसमें क्या है। मेरा ख्याल है कि ये जवाब और ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। असेंबली ने आखिरी महीने 1.5 महीने में जो कानून साजी में फुर्तियाँ की जी, अगर आज मुल्क की आला तरीन अदलिया केसेस की फाइनलाइजेशन के लिए ऐसी फुर्तियाँ दिखाने लग पड़े, तो जिस तरह उन पे सवाल उठे थे पार्लिमान पे कि ये क्या ज़रूरत है इतने यकदम इतने लेके आ गए हैं, यही सवाल इधर भी खुलेंगे। की जो तफसीलात हैं वो फराहम की जा सकती हैं जी। वो देखें, वो एक अलग चैप्टर है। मैं कह रहा हूँ कि जो फिक्सेशन ऑफ केसेस जिस अंदाज में की गई है, ये थोड़ी सी सर अपील लग गई है ना उसकी, इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ कि वो तफसीलात फराहम की जा सकती हैं ब्रॉडशीट की वॉल्यूम 10 की? मैंने चूंकि वो इतने तफसील से वो केस पढ़ा नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकता कि तफसील वो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हसन साहब, अहमदुल्ला साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, फिरदौस आशिक आवान साहब भी मेरे साथ मौजूद थी। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, वापस आते हैं, एक और जुल्म की दास्तान है उस पर बात करते हैं। एक बार फिर खुशामदीद जी। जुल्म, जबर, तशद्दुद, बर्बरियत, हैवानियत, इस माशरे में जो कुछ हो रहा है इसके लिए तो ये लफ्ज़ बड़े छोटे लग रहे हैं। एक जाने भिपरे हुए हुजूम सड़कों पर दंदनाते फिर रहे हैं, तो दूसरी तरफ घरों के अंदर भी इंसानी जानें महफूज नहीं है। मासूम बच्चों, कब्ज़ मुलाजमाओं पर तशद्दुद के वाक़यात की फहरिस्त बढ़ती चली जा रही है। इस्लामाबाद के सिविल जज की अहलिया के हाथों मुबैना तशद्दुद का शिकार होने वाली कमसिन रिजवाना तकरीबन 25 दिन से अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। रिजवाना के मुताबिक जज की अहलिया उसे डंडों, लोहे की सलाखों और दीगर चीज़ों से मारती थी। बच्ची का सर पकड़कर दीवार से मारती थी, जख्मों की मरहम पट्टी भी नहीं करवाती थी, ना ही वालिदैन से मिलने देती थी, बल्कि फ़ोन पर बात करवाते हुए भी खुद साथ रहती थी और बच्ची को वालिदैन को सूरत हाल बताने से रोकती थी, धमकियाँ देती थी, कई रोज़ कमरे में बंद करके भूखा रखती थी। जख्मों से चूर, इलाज से महरूम इस 10 साल की बच्ची ने ये वक्त अकेले घर में किस खौफ और किस अजियत में गुजारा होगा, बतौर माँ मैं इस तसव्वुर से भी कांप जाती हूँ। जज आसिम हफीज़ को OSD बना दिया गया है, जिसके बाद उम्मीद जाहिर की जा रही है कि शायद अब JIT को उनसे तफ्तीश में आसानी हो जाए। इस्लामाबाद से इसी नौयत का एक और केस भी सामने आ गया है। 19 साला मुलाजमा अंदलीब की तशद्दुद ज़दा वीडियो वायरल हो रही है। बच्ची का कहना है कि घर की मालकिन जैतून उर्फ समरा, जो इस वक्त जमानत पर हैं, उस पर तशद्दुद करती थी, हैंगर से मारती थी, स्टील के चमचे से जलाती थी, गर्म पानी फेंकती थी। मालकिन के बच्चे भी तशद्दुद करते थे, 2 बार उस पर कुत्तों को भी छोड़ दिया गया। मालकिन के भाई ने भी बदसलूकी की और जब बच्ची की मां मिलने आई, उससे शिकायत करने पर मालकिन ने दोनों माँ बेटी को ही घंटों तक कमरे में कैद कर दिया। बड़ी मिन्नत समाजत से रिहाई मिली। रानीपुर की कमसिन मुलाजमा फातिमा, इसकी वीडियोज़ भी बड़ी दर्दनाक है, जिसमें उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़े नजर आ रहे हैं। एक वीडियो में बच्ची नीम बरहना ज़मीन पर तड़पती रही, चीखती रही और इसी हाल में मर गई, जबकि मालिक उसी कमरे में मौजूद है। बच्ची की वालिदा के मुताबिक उसने बेटी को तकरीबन 9 माह कबल रानीपुर टाउन कमेटी के वाइस चेयरमैन फयाज शाह के घर काम के लिए लगवाया, जिन्होंने बाद में उसे अपने दामाद असद शाह को दिया, जो बच्ची को तनख्वाह कम और तशद्दुद ज़्यादा किया करते थे।
असद की अहलिया भी बच्ची को मारती पीटती थी, जिस पर बच्ची की मां ने उनसे मुलाकात करके रहम की दरख्वास्त की थी। लेकिन फिर 12 अगस्त को उन्हें बताया गया कि बच्ची को बुखार है और बाद में कहा गया कि वो फौत हो गई है, आकर अपनी बेटी की लाश ले जाएं। मां ने बच्ची को गुस्ल दिया तो उसकी गर्दन और पीठ पर शदीद तशद्दुद के निशानात थे। बाजू और पसलियां टूटी हुई थी, कमर की खाल उतरी हुई थी। मुबैना तौर पर वालिदैन को डरा धमका कर बच्ची की उन्हीं कपड़ों में घर के सहन में ही तदफीन करवा दी गई। बच्ची की साथी मुलाजमा भी फातिमा पर होने वाली जुल्म की कहानी सुना रही है, सुनिए। बुखार से मगज चेक कोन पे कने मगज से त सजो बुखार चढ़ी नो मथे ते वो चेक कोन करनी त मत गिच्चे में करे त मना वो फासे ये गुटो दे चांदी त वरी हुन मारिया हुन को जुल्म कयो वो मारे हली वई असांते मां कुछ भी फातिमा के न कयो आ, फातिमा के मां कुछ भी न कयो आ। हुन जे जुल्म का पानी भी असां कोन पे देई सको, बेचारी तरपंदे पे ॾिसो, बेचारी ॾाढो जुल्म असां के पानी जो पीण जो भी असां के भी इजाजत कान हुई। असां पाण पे मरऊं, असां के पाण ही मुखे बीमार करे छॾे, मां पाण ही मरां पई, मूंखे बि पाण मारियो अथई, मूंखे चंबा मुखो हणाई अथई, मूं मुंहिंजो पाण सुॼाए छॾियो अथई। मां हिन जे बीमार मां वेठी आहियां, फातिमा खे मां ॾिसी न पई सघां, वेचारी तरपंदे ॾिठी, सॼी मां ॾिठी, वेचारी बीमार हुई। नाम के पीर असद शाह के जुल्म का शिकार ये बच्चियां ही नहीं हुई हैं, इस जालिम का शिकार एक और मुलाजमा भी सामने आई है जो उनके घर में पहले काम करती रही। वो क्या कहती है उसकी भी आप बीती सुनिए। हर कम कराईंदी, जे गलत कंदी मस्त पो माराईंदी, पाण कुटींदी गोगा ॾींदी, जोर जराईंदी न 3-3 कलाक, जे निंड फिटंदी त बि माराईंदी। बाथरूम में पाण गोगा ॾेई पो वाइपरनि सां मारींदी, गुटा ॼणा वाइपर में आयो पो 4 कलाक में रत पो थैलियूं चराई वञ एॾा अञा खेलो न रात ॾींहं घणो ॾींदा आहे महीनो 4000 ॾींदा। रात ते इलाही मारियो हुई न, वरी आख़िर ते हिक लत वई हिते, पोइ मां मरां पई, वरी चईं सुबुह मज़ो कराईंदमि, मां सुबुह 10 बजे भॼी आयमि। मां चवां पाण खे मारींदमि या ख़ुदि कंदमि, मुंहिंजो दिमाग़ केॾो ख़राब करे छॾियो हुई। फातिमा की मौत के बाद सोशल मीडिया पर शोर हुआ तो असद शाह और डॉक्टर गिरफ्तार, जबकि SHO और SP को मुअत्तल किया गया है, लेकिन मुलजिम की अहलिया को हाई कोर्ट से जमानत लेने में कामयाब हो गई है। आज अदालत ने बच्ची की खबर कुशाई का हुक्म भी दिया है, जिससे उम्मीद है कि मजीद हकाइक सामने आएंगे। लेकिन बच्ची की वालिदा कहती हैं कि फातिमा के अलावा उनकी 2 मजीद बेटियां भी असद शाह की हवेली में काम करती हैं, जो फातिमा की मौत के बाद भी वापस नहीं आई हैं। बदकिस्मती से माजी करीब में ऐसे केसेस में कोई ऐसी मिसाल हमारे सामने नहीं है जिसे इबरतनाक कहा जा सके। 2016 में इस्लामाबाद के एडिशनल जज और उनकी अहलिया के हाथों तशद्दुद का शिकार होने वाली तैयबा के केस में इस जोड़े को सिर्फ